हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए न्यू ड्रामा लेके आई हूँ जिसका टाइटल होने वाला है डॉक्टर स्लम्प। ये एक कोरियन ड्रामा है और इसके हमें 16 एपिसोड देखने को मिलेंगे। वीकली बेसिस पे हमें 2 ही एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के एपिसोड नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में ही हमें हान यूल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो की हमारी ड्रामा की मेन लीड भी है, जो की पेशे से एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर होती है। बेसिकली इस डॉक्टर का ये काम होता है जब किसी भी पेशेंट की बड़ी सर्जरी होने वाली होती है और उसकी पूरी जांच और उसको क्या क्या मेडिकल प्रॉब्लम है और उसको सर्जरी से पहले कौन सी दवाई देनी है और कौन सी नहीं देनी है, इन सब की जानकारी रखना ही एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर का काम होता है। बेसिकली बड़े बड़े ऑपरेशन में भी इन डॉक्टर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। वो हॉस्पिटल से बाहर आ रही थी और हान यूल के पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और आज का दिन भी आम दिन के जैसा ही था। सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे और हान यूल भी अपने ड्यूटी पर थी और अचानक उसके पेट में दर्द होने के कारण वो हॉस्पिटल से बाहर निकल आती है और जैसे ही हान यूल रोड क्रॉस करने वाली थी उसके पेट में और ज्यादा दर्द होने लगता है और वो वही गिर पड़ती है। और उस वक्त भी न्यूल की नजरें अपने चारों तरफ मौजूद लोगों पर ही थी। कुछ लोग बहुत ही खुश थे और कुछ लोग बहुत ही बिजी, और शायद इसे ही आम दिन कहते हैं। शायद इसी तरह के आम दिन में कुछ लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, कुछ लोग बिजी और कुछ लोग बहुत ही परेशान। शायद इसी तरह के आम दिन में कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे हमारी पूरी लाइफ भी चेंज हो सकती है, यानी कि ऐसे ही आम दिन में किसी की मौत भी हो सकती है। तभी हम देखते हैं न्यूल के सामने एक बड़ी सी ट्रक आ रही थी जो सीधा न्यूल के पास ही आ रही थी। न्यूल भी अपने सामने ट्रक को तेजी से आते हुए देखकर बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। ट्रक तेजी से उसकी तरफ आती है और ये सीन भी यहीं पर कट हो जाता है और अगले सीन में हमें ऑपरेशन थिएटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ डॉक्टर एक पेशेंट की सर्जरी कर रहे होते हैं। सर्जरी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं जिसकी वजह से उस पेशेंट की बहुत ही ब्लीडिंग होने लगती है और वो डॉक्टर उस पेशेंट को नहीं बचा पाता। इस तरह एक आम दिन भी बहुत ही बुरा बन सकता है। इसी के साथ ये सीन भी शिफ्ट हो जाता है और साल 2009 बुसान में दिखाया जाता है। हान यूल अपनी हाई स्कूल में होती है। न्यूल एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है जो पूरे बुसान में टॉप स्टूडेंट में से एक है। इस साल भी उसका नाम टॉप स्टूडेंट लिस्ट में फर्स्ट आया था और वहाँ पर उसके नाम का बैनर भी लगाया गया था। इसी बीच हम उसके न्यूल के मॉम को भी देखते हैं जो न्यूल की अचीवमेंट से बहुत खुश थी और यहाँ पर सेलिब्रेशन भी न्यूल की वजह से ही हो रहा था। यहाँ पर हमें न्यूल की मॉम से न्यूल के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलता है, जैसे कि न्यूल टाइम सेव करने के लिए दौड़ते दौड़ते पढ़ती है। वो अपने पूरे दिन में 17 घंटे पढ़ती है और वो सिंपल सादा खाना खाना ही पसंद करती है ताकि उसे खाना डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसका पेट भी तभी शांत रहता है जब वो लंबे टाइम तक एक ही जगह पर बैठी रहे। फ्री टाइम में भी वो अपने आप को फ्री नहीं रखना चाहती क्योंकि उसे लगता है कि उसका दिमाग फालतू चीजें सोचने लगता है, इसलिए वो अपने फालतू टाइम में भी अपना सामान ऑर्गेनाइज्ड करने में लगी रहती है। उठते बैठते सोते जागते वो बस एक ही काम करती है और वो है पढ़ाई। कभी कभी तो ऐसा लगता है वो पैदा हुई है सिर्फ पढ़ाई करने के लिए और ऐसी बेटी पाकर न्यूल की मॉम बहुत खुश थी। और दूसरी तरफ हम मिलते हैं हमारे ड्रामा के मेन लीड जंगबू से। जंगबू भी हान यूल से पढ़ाई के मामले में कोई कम नहीं है। वो भी कोरिया कंट्री का टॉप स्टूडेंट में से एक है और आए दिन स्कूल में होने वाले टेस्ट में वो हमेशा फर्स्ट आया करता है, जिसकी वजह से उसके नाम का बैनर लगना तो आम बात सी हो गई है। जब भी उसके नाम के बैनर्स लगते हैं तो वो अपने दोस्तों के सामने ऐसा रिएक्ट करता है जैसे उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। इसको मन ही मन उस बात की खुशी तो बहुत ही होती है। वेल आगे हमें न्यूल की फैमिली दिखाई जाती है। आज न्यूल के फादर की फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है और यहाँ न्यूल की आंटीज भी आई हुई थी। जैसे ही न्यूल आती है तो सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और इस दौरान भी न्यूल अपनी पढ़ाई ही कर रही थी। इसी बीच न्यूल की आंटी वॉल्सन से कहती है कि क्यों ना वो फैमिली फैक्ट्री बेच दे, क्योंकि वैसे भी वो फैक्ट्री लॉस में थी और वॉल्सन ये फैक्ट्री नहीं बेचना चाहती है क्योंकि एक तरफ ये फैक्ट्री उसकी फैमिली की निशानी है और दूसरी तरफ इस फैक्ट्री में उसने और उसके हस्बैंड ने कड़ी मेहनत की थी। उसकी आंटी कहती है कि फैक्ट्री को बेचकर जो भी प्रॉफिट होगा वॉल्सन उसका 50% रख सकती है। 30% हिस्सा वो अपने पास रखेगी और 20% हिस्सा न्यूल की छोटी आंट रखेगी। और जब न्यूल की छोटी आंटी ये सब सुनती है तो उसे गुस्सा आने लगता है और वो न्यूल की बड़ी आंट से आर्गुमेंट करने लगती है वो 20% हिस्सा क्यों
जबकि उसे ये मंजूर था कि न्यूल की मॉम 50% हिस्सा अपने पास रखेगी, क्योंकि फैक्ट्री में उसने अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। वो न्यूल की बड़ी आंट से हिस्सा कम क्यों ले, इसी बात पर दोनों में बहस होने लगती है और दोनों फाइट करना स्टार्ट करते हैं। और फाइट करते करते वो दोनों न्यूल के ऊपर गिर जाते हैं, पर इससे भी न्यूल को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लेट कर ही अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देती है और जैसे ही उसकी पढ़ाई करने का टाइम अप हो जाता है, वो किताबें बंद कर देती है और फिर खड़ी हो जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, हमें फैक्ट्री बेच देनी चाहिए, वैसे भी फैक्ट्री लॉस में चल रही है और आप भी चाहती थी ना कि मैं सोल जाकर पढ़ाई करूं। और सब कुछ बेचते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इस तरह हम इन लोगों की शक्ल भी देखने से बच जाएंगे। इस तरह न्यूल अपनी पूरी फैमिली के साथ सोल में शिफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जुनवुक का फ्रेंड दौड़कर क्लास में आता है और सभी से कहने लगता है कि हमारे क्लास में एक न्यू लड़की का एडमिशन हुआ है, वो बुसान से है और बहुत ही सुंदर है। और तो और चौंका देने वाली बात ये है कि वो जुनवुक की तरह टॉप स्टूडेंट में से एक है। और जैसे ही ये बात जुनवुक सुन लेता है तो वो लिखते लिखते रुक जाता है और उसके दोस्त उसके पास आकर कहने लगते हैं कि तुम हमारे स्कूल के टॉप स्टूडेंट हो और हमारे स्कूल में तुम्हें टक्कर देने वाली एक लड़की आ गई है, ये बात तो तुम्हें परेशान कर रही होगी ना। तो जुनवुक कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर टीचर आ जाते हैं और यहाँ पर एंट्री होती है न्यूल की, यानी न्यूल का भी स्कूल में एडमिशन हो गया है। टीचर न्यूल का सभी स्टूडेंट से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तभी न्यूल की नजर जंगबुक पर जाती है और जंगबुक की नजर न्यूल पर। यहाँ पर आने से पहले न्यूल ने स्कूल के टॉप स्टूडेंट के बारे में सारी जानकारी निकाल ली थी और वो जंगबुक को देखकर पहचान जाती है और वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। और जंगबुक अपने मन में कहता है कि इस पूरी दुनिया में एक ही सन एग्जिस्ट कर सकता है और वो हूँ मैं। और न्यूल भी अपने मन में कहने लगती है कि इस पूरे स्कूल में एक ही टॉप स्टूडेंट एग्जिस्ट कर सकती है और वो हूँ मैं। अब इसका क्लियरली एक ही मतलब निकलता है कि ये इन दोनों में वॉर स्टार्ट हो चुकी है। आगे ब्रेक के दौरान कुछ स्टूडेंट्स न्यूल के पास आकर पूछने लगते हैं कि तुम बुसान में पढ़ाई में कैसी थी। न्यूल इस बात का कोई भी रिप्लाई नहीं देती। तभी जंगबुक स्मार्ट बनते हुए उसके पास आता है। वो आकर उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछने लगता है। तभी न्यूल जोर से कहती है कि सभी के सभी यहाँ से गेट आउट हो जाओ। और ये सुनते ही जंगबुक को बहुत ही इंसल्ट फील होता है और सभी के सभी तुरंत ही न्यूल से दूर चले जाते हैं। और जैसे धीरे धीरे समय बीतता जाता है, जंगबुक और उसके फ्रेंड्स को न्यूल के नए नए कारनामे देखने को मिलते हैं। जैसे वो गेम के दौरान एक्सरसाइज करते हुए पढ़ाई करती थी और वो ऐसा इसलिए करती थी ताकि वो लंबे समय तक एक ही जगह पर बैठकर पढ़ाई करती रहे। और एक दिन जब क्लास में टीचर उनको मैथ्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को देते हैं तो जंगबुक उसे अपनी कॉपी में सॉल्व कर रहा था और न्यूल हवा में अपना कैलकुलेशन कर रही थी। जैसे जंगबुक अपना आंसर बताने वाला होता है, न्यूल उससे पहले ही अपना आंसर दे देती है और उसे सभी देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो जंगबुक से भी फास्ट है। क्लास खत्म होने के बाद जंगबुक अपने फ्रेंड के साथ जा रहा होता है तो वो न्यूल को कुछ खाते हुए देखता है। तो वो अपने दोस्तों से पूछता है कि वो क्या खा रही है। तब उसके दोस्त बताते हैं कि न्यूल ड्राई कॉफी खाती है, इससे उसे बार बार वॉशरूम जाना नहीं पड़ेगा। ये सुनकर जंगबुक हैरान हो जाता है और कहता है कि सच में ये पागल लड़की है, इससे तो हमें दूर ही रहना चाहिए। वेल इससे धीरे धीरे जंगबुक उससे इनसिक्योर होने लगा था। अब तो स्कूल में सबसे पहले न्यूल ही आया करती थी। जब जंगबुक स्कूल आता है तो सबसे पहले वो यहाँ पर न्यूल को ही आते हुए दिखता है और न्यूल उसके सामने दौड़कर निकलती है। उसे भी ये सब सहन नहीं होता तो वो उसके साथ रेस लगाने लगता है। उसे ऐसे दौड़ते हुए देखकर न्यूल भी और भी तेजी से दौड़ना शुरू कर देती है। दोनों के जीने का तरीका बहुत ही अलग। न्यूल का तरीका था कि उसे लाइफ में हमेशा मूव करते रहना है और जंगबुक का मानना था कि हम जैसा सोचते हैं लाइफ में हमेशा वैसा नहीं होता। इसी के साथ समय बीतता है और साल आता है 2023 का। अब जंगबुक एक बहुत ही फेमस प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर बन चुका था। वो बहुत ही फेमस हो चुका था और एक उसका यूट्यूब चैनल भी था जिसमें उसके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी है और तो और उसके बहुत सारे क्लिनिक्स भी है। वेल हम जंगबुक को एक इवेंट में देखते हैं और यहाँ पर जंगबुक के कुछ कॉलेज फ्रेंड्स को भी देखते हैं और इन सब में से हम एक को मिलते हैं जिसका नाम होता है डेक्यूंग। डेक्यूंग हमेशा से ही जंगबुक से जलता है। काफी लंबे समय के बाद ये लोग इस इवेंट में मिलते हैं और जब जंगबुक दोग्यूंग से मिलता है तो दोग्यूंग उससे ठीक से बात भी नहीं करता और जैसे ये लोग टेबल के पास बैठने जाते हैं तो डेग्यूंग अपने लिए कुर्सी निकालता है। इससे पहले ही इस कुर्सी पर जंगबुक बैठ जाता है। इस बात पर दोग्यूंग को गुस्सा तो बहुत आता है। जब वो अपने लिए वाइन सर्व करने लगता है तो जंगबुक उसकी तरफ अपनी ग्लास भी बढ़ा देता है। इन सब वजह से दोग्यूंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो जंगबुक को बातें सुनाने लगता है। कुर्सी मैं तुम्हारे लिए नहीं निकाल रहा था,
और ये वाइन भी मैं तुम्हारे लिए सर्व नहीं कर रहा था, ये सारे काम मैं अपने लिए कर रहा था। तभी जंगकुक खड़ा होता है और उससे माफी मांगने लगता है। तभी जंगकुक कहता है कि मुझे लगा ये तुम मेरे लिए कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए वाइन सर्व कर देता हूँ। डेग्यून उसे एक सलाह देता है कि तुम अब भी ये सब हरकतें करते हो, तुम ये सब हरकतें करना अब बंद कर दो, नहीं तो एक दिन इन सब के लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। पर जैसा डेग्यून कहता है उससे उल्टा ही हो जाता है। इस इवेंट में मिनिस्टर द्वारा डेग्यून को बेस्ट प्लास्टिक सर्जरी का अवार्ड दिया जाता है हेल्थ एंड वेलफेयर के तरफ से। ये सब देखकर डेग्यून को और भी ज्यादा जेलसी होती है। पहले आगे हम जंगकुक को उसके स्कूल फ्रेंड किम और योंग के साथ देखते हैं और इनकी बातों से पता चलता है कि जंगकुक का यूट्यूब चैनल किंग और योंग ही संभालते हैं। यहाँ पर किम जंगकुक को बताता है कि उनके स्कूल का रियूनियन पार्टी होने वाला है, क्या वो वहाँ पर आएगा। तो जंगकुक कहता है कि मैं कह नहीं सकता, कि हो सकता है मुझे उसी दिन कोई सर्जरी करनी पड़े। तब योंग कहता है कि अगर उस पार्टी में न्यूल आ जाए तब भी वो इस पार्टी में नहीं आएगा। तब जंगकुक कहता है कि तुम अचानक न्यूल की बातें क्यों करने लगे हो, उन तीनों को तो ये तक भी नहीं पता कि वो आजकल कहाँ पर है और क्या कर रही है। जंगकुक कहता है कि वो स्कूल की अच्छी स्टूडेंट थी तो उसके साथ अच्छा ही हो रहा होगा, पर जैसा वो कहता है न्यूल के साथ उसके उल्टा ही हो रहा होता है। आगे हम न्यूल को देखते हैं। न्यूल आगे तो बढ़ चुकी थी और अपना करियर भी बना चुकी थी, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसे हर बार अपने सीनियर डॉक्टर से डांट खानी पड़ती है और उसे हर बार माफी मांगनी पड़ती है, यहाँ तक कि उसे इतना काम दिया जाता है कि वो अपनी प्रॉपर नींद भी नहीं ले पाती। जैसे ही उसके डांट खाने की क्लास खत्म होती है तो वो रिलैक्स होकर बाहर आती है। बाहर आते ही तुरंत ही उसे ऑपरेशन थिएटर सर्जरी के लिए बुलाया जाता है, जिस कारण वो फिर से अपनी नींद नहीं ले पाती। नेक्स्ट डे जब न्यूल घर आती है तो उसकी मॉम उसे देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वो जल्दी से न्यूल के लिए कुछ अच्छा सा बनाने के लिए जाती है, लेकिन न्यूल बैठे बैठे ही सोने लगती है, लेकिन फिर से उठकर अपने हाथ धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाती है। लेकिन तभी उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये देखकर उसकी मॉम बहुत ही परेशान हो जाती है। तो न्यूल अपनी मॉम को बताती है कि आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी न्यूल को कॉल आता है और उसे हॉस्पिटल बुला लिया जाता है और न्यूल को बिना खाए और बिना नींद पूरी किए वहाँ से भागते हुए जाना पड़ता है। और यहाँ पर जंगकुक की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो डॉक्टर के साथ एक इन्फ्लुएंसर भी बन चुका था। उससे बड़े बड़े कंपनी से ऑफर्स भी आया करते थे जिसका वो एड्स किया करता था, जिससे वो लाखों कमाता था और उन पैसों से उसने दर्जनों क्लिनिक्स भी बना लिए थे। वो जिस भी प्रोडक्ट का रिव्यू करता हाथों हाथ वो मार्केट में बिक जाया करते थे। इस तरह उसकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही थी। लेकिन जब उसकी लाइफ में वो दिन आया और वो इंसिडेंट हुआ तो सब कुछ वहीं पर बदल गया। आगे देखते हैं कि जंगकुक के लॉगिन क्लिनिक में एक पेशेंट आई और उसको कॉन्टोरिंग सर्जरी करवानी थी। जंगकुक को अपने नर्स से पता चलता है कि वो लेडी मकाऊ से आई हुई है और वो अपने साथ इतने सारे बॉडीगार्ड्स को लेकर आई है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पर उसका एक अलग ही ऑरा है। वेल सर्जरी का दिन भी आ जाता है और सारी तैयारी भी कर ली जाती है। दूसरी तरफ न्यूल को दिखाया जाता है और वो जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसमें उसके सीनियर द्वारा लैब के एक डॉक्टर यू को भी शामिल कर लिया जाता है। हाँ, न्यूल इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, लेकिन उसका सारा क्रेडिट डॉक्टर यू को मिल जाएगा और उसको ये चांस इसलिए मिला क्योंकि उसके फादर बहुत ही नामी बिजनेसमैन है। लेकिन न्यूल को इन सभी चीजों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो परेशान हो रही थी बस अपने पेट के दर्द से, और जब वो हॉस्पिटल के बाहर आती है तो उसका पेट का दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है और उतने में उसको उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है, जिसके साथ बैठकर वो लंच करने वाली थी। और हम उसी सीन पर वापस आ जाते हैं जो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था। न्यूलिया रोड के बीचों बीच गिर जाती है और उसके सामने ट्रक आने लगती है, लेकिन शुक्र है कि ट्रक ड्राइवर ट्रक को संभाल लेता है। जब न्यूल की फ्रेंड न्यूल के पास आकर उसे देखती है तो पता चलता है कि न्यूल बेहोश हो चुकी है और उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। एक सीन में ऑपरेशन रूम में देखते हैं कि सर्जरी कॉम्प्लिकेट होने लगती है और पेशेंट के मुंह से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकलने लगता है और उसकी टीम पूरी कोशिश करती है कि ब्लीडिंग को रोकने की, लेकिन केस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट होने लगता है और ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं रुकती, जिसकी वजह से पेशेंट की वहीं पर डेथ हो जाती है। जंगकुक की लाइफ में ये पहली बार हुआ था कि सर्जरी के दौरान उसके पेशेंट की डेथ हो गई हो। देखते ही देखते ये न्यूज वायरल हो जाती है और जंगकुक को पुलिस स्टेशन का चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। पुलिस स्टेशन तो बस उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उसके सर पर एक बड़ी मुसीबत आने वाली थी। उसने जिस पेशेंट की सर्जरी की थी वो कोई आम इंसान नहीं थी, वो मकाऊ की एक बड़े कसिनो की इकलौती वारिस थी, जिसकी वजह से उसकी फैमिली की तरफ से जंगकुक पे एक बहुत ही बड़ा केस हो जाता है। और ये केस इसलिए भी वैलिड था क्योंकि ऑपरेशन के दौरान वाली फुटेज भी गायब हो चुकी थी। पहले आगे हम कोर्ट का सीन देखते
देखते हैं जिसमें अपोजिट पार्टी का लॉयर जंगवुक पर ये आरोप लगाता है कि एक ऐसी मेडिसिन दी जिसे सर्जरी के दौरान नहीं देना चाहिए था, जबकि जंगवुक के वकील का कहना यह होता है कि उनका क्लाइंट यानी जंगवुक अपने क्लिनिक में इस तरह की मेडिसिन ऑर्डर ही नहीं करता। और उसके क्लिनिक में आने वाली सारी मेडिसिन की रिपोर्ट्स भी थी कि उन्हें कहाँ से ऑर्डर किया जाता है और उनके क्लिनिक में कौन से मेडिसिन ऑर्डर किए जाते हैं। लेकिन अपोजिट टीम का लॉयर वहां पर सबूत पेश कर देता है और पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें ये मेडिसिन ऑपरेशन रूम से ही मिला है और इस बोतल के ऊपर जंगवुक के फिंगरप्रिंट्स भी पाए जाते हैं। वो भी ये जानकर हैरान हो जाता है क्योंकि सच में उसने इस मेडिसिन का यूज नहीं किया था। इस तरह से जंगवुक ये केस हार जाता है और उसे करोड़ों का नुकसान हो जाता है। और जंगवुक को पहली बार ये फील होता है कि विफल और हरा देने में बहुत ही बड़ा अंतर है। जब कोई इंसान अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है, कई मुश्किलों का सामना करने के बाद भी वो वहां तक नहीं पहुंच पाता, उसे विफल हो जाना कहते हैं। जबकि वही इंसान अपने सपनों को पूरा कर लेता है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है और अपनी एक गलती के कारण उसकी लाइफ खराब हो जाती है, उसे हार जाना कहते हैं। यानी कि फेलियर और डिफीट में बहुत ज्यादा अंतर होता है। आज जंगवुक महसूस कर रहा था कि वो हार गया है, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक उम्मीद थी कि उसके दोस्त उस पर बिलीव करेंगे कि उसने ऐसा सच में कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जब जंगवुक अपने दोस्तों के साथ आकर मिलता है तो उसके दोस्तों के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि किम और योंग दोनों भी उसके साथ बिजनेस करते थे, जिसकी वजह से उन्हें भी नुकसान हुआ था। और वो भी इस बात का विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उसने उस मेडिसिन का यूज किया या नहीं किया, और अगर उसने उस मेडिसिन को यूज नहीं किया तो उस बोतल पर इसके फिंगरप्रिंट कैसे आ गए। इसके बाद जंगवुक को किम योन से पता चलता है कि उसके ऊपर बहुत सारे पेनल्टीज लगे हुए हैं। इसका मतलब उसके ऊपर 1 बिलियन का कर्जा हो चुका है, जिसे चुकाने के लिए उसे अपना घर, कार, क्लिनिक सब कुछ बेचना होगा। ये सब सुनकर जंगवुक और भी ज्यादा टूट जाता है। यहाँ पर क्योमिन उसको हौसला देता है कि उसे स्ट्रांग रहना होगा। और यहाँ पर हम न्यूल को देखते हैं जिसके पेट में स्टोन था, इसकी वजह से उसे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। इसका मतलब ये है कि वो अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो फिर भी मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब थी। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में और करियर में आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इतनी मेहनत करने के बाद उसने जो अचीवमेंट पाई थी, उस खुशी को वो फील भी नहीं कर पा रही थी। इसलिए वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो आकर अपने सारे प्रॉब्लम्स बताती है। जिस दिन जब उसका एक्सीडेंट होने वाला था, उसको ये ख्याल आया कि रोज अपने सीनियर डॉक्टर से डांट खाने से अच्छा है और उनसे माफी मांगने से अच्छा है रोज इसी तरह से काम पर आना और काम से वापस घर जाना। इतनी मेहनत करने के बाद भी फिर भी वही के वही रह जाना, सक्सेस पाने के बाद भी फिर भी हारा हुआ फील करना, अचीवमेंट मिलने के बाद भी उस खुशी को फील भी ना कर पाऊँ। अगर लाइफ ऐसी होती है तो मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। और उसके मन में ये इच्छा आ रही थी कि वो ट्रक उसे टक्कर मार दे और वो वहीं पर मर जाए। शायद ऐसा होने से वो मुक्त हो जाएगी और उसे ये सब फेस नहीं करना पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर उसे फिल करने के लिए एक फॉर्म देते हैं। वो उस फॉर्म को फिल करने के बाद ही डॉक्टर उसे बताएंगे कि उसे क्या प्रॉब्लम है। और हम न्यूल को शांति से बैठकर फॉर्म फिल करते हुए देखते हैं। उस फॉर्म में लाइनें लिखी थी कि क्या आप अकेलापन और उदास फील करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और न्यूल ऑलवेज वाला ऑप्शन फिल कर देती है। नेक्स्ट लाइन होता है कि क्या आप रिजेक्टेड फील करती है और न्यूल इसमें भी ऑलवेज फील करती है। नेक्स्ट लाइन होता है कि क्या आप अचानक बहुत ही दुखी हो जाते हैं और आपका मन रोने को करता है। इस तरह से बहुत से लाइन लिखे हुए थे जिसमें न्यूल सभी में ऑलवेज फील करती है। डॉक्टर उसका फॉर्म देखकर उसे बताते हैं कि उसे डिप्रेशन है। ये सुनकर न्यूल हैरान हो जाती है और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे डिप्रेशन हो जाए। इस तरह वो डॉक्टर के बातों को फालतू मानकर वहाँ से निकल आती है, क्योंकि वो प्रोफेशनली एक डॉक्टर है और वो रोज काम कर रही है, मेहनत कर रही है और उसका करियर भी अच्छा चल रहा है, तो उसे डिप्रेशन कैसे हो सकता है। यही सब सोचकर न्यूल अपने घर पर आती है और वो अपना दिमाग शांत करना चाहती थी, इसलिए टेरेस पर चली जाती है। जैसे ही टेरेस पर आती है तो टेरेस के दीवार के करीब एक लड़का नजर आता है। वो देखने के लिए जाती है आगे और वो उसे पूछती है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। और जैसे ही वो लड़का पीछे मुड़ता है तो ये देखती है कि ये लड़का और कोई नहीं जंगवुक है और उसके आंखों में आंसू भी हैं। और जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, अचानक से ही अपने सैड मूड से बाहर आ जाते हैं।
और दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अचानक से इन दोनों का मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है क्योंकि दोनों बहुत ही लंबे टाइम के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे और वो भी ऐसे हालात में जहाँ पर जंगवुक अपने करियर के एंड पॉइंट पे खड़ा था और न्यूल अपने करियर के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर खड़ी थी। दोनों के मन में वही सवाल उठ रहे थे कि एक दूसरे से बात करने पर वो क्या जवाब देंगे, कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। वेल इसी हैरानी के साथ ये पार्ट यही पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, कीप वॉचिंग।